सीनियर साफ़ी और तजिया निगार जवेद चौधरी के मुताबिक ज़ैनब में सब कुछ था। वो खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, अक्लमंद थी और सबसे बढ़कर वो बाअखलाक थी। वालदेन का दिल से एहतराम करती थी, लिहाजा वालिद ने यहाँ कहा। इसने चुपचाप शादी कर ली, मगर जवाद इसका खामद अपनी क्लास फेलो से शादी करना चाहता था। चुनाचे घर शुरू हुई से घर न बन सका। वो दोनों इकट्ठे रहते रहे, मगर रेल के ट्रैक बने रहे। दोनों साथ साथ भी थे और अलग अलग भी। इस दूरी नज़दीकी में 5 साल ज़ाया हो गए। इस दौरान बेटी भी पैदा हो गई। घर में भी फड्डे शुरू दिन से थे, वक़्त के साथ ये बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि ज़ैनब अपने वालिदैन के घर आ गई। ख़ानदान के बुज़ुर्गों ने मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन मामला सुलझ ना सका और यूँ तलाक हो गई। ज़ैनब का ख्याल था तलाक के बाद इसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, ये नौकरी करेगी और अपनी बेटी पर तवज्जो देगी, मगर मालूम हुआ असल मसाइल तो तलाक के बाद होते हैं। ज़ैनब के कोर्ट कचहरियों में चक्कर शुरू हुए और इसकी बाकी ज़िंदगी वहीं खर्च होगी। मुकदमे जब ख़त्म हुए तो बेटी एमए में थी और इसके वालिद की वैध जायदाद अदालती मुकदमों में खर्च हो चुकी थी। ज़ैनब के साथ इन 16 बरसों में क्या हुआ, ये मुझे इसने चंद दिन कबल लेकर भिजवा दिया। इसका कहना था चीफ जस्टिस काजी फैजी सा अदलिया का किबला ठीक कर रहे हैं। उन्होंने 44 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का केस भी खोल लिया है। अदालत अब 44 साल बाद भुट्टो की रूह से माफ़ी मांगेगी। प्लीज़ आप इन्हें तलाक याफ्ता या खुला पाने वाली औरतों के कानूनी मिसाइल भी बता दें। इन्हें बताएं मेरी जैसी ना जाने कितनी औरतें अदालती चक्की में पेश कर भुट्टो बन चुकी हैं, लेकिन आज तक किसी ने इनकी आवाज़ नहीं उठाई। किसी ने इनके लिए अदालत या कानून का अमल आसान नहीं बनाया। हम भी भुट्टो की तरह मरने के बाद जिंदा हैं और रोज़ मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में हमारी नेशियत दफन की जाती हैं। खुदारा हमारी बात भी सुन ले। मैंने ज़ैनब से पूछा, आपके मसाइल क्या है? इसका जवाब था, औरत को तलाक तक पहुँचने के लिए जंग लड़नी पड़ती है। ये बरसों ससुराल में नफरत, हकारत और मारपीट का निशाना बनती हैं। इस पर बादसूरती बात चलनी, बाद अखलाकी के सैकड़ों इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। इसके बच्चों तक को बच्चे नहीं माना जाता। औरतें बारह रोद होकर इन मसाइल से भी निकल जाती हैं और ये तलाक के बाद ये समझ लेती हैं हमारी ज़िंदगी अब बेहतर हो जाएगी, मगर तलाक के बाद पता चलता है असल अज़ाब तो अब है, असल जंग तो अब शुरू हुई है। ये अगर तलाक के बाद अपने खामन या इसके ख़ानदान के बाकी जुल्म भी चुपचाप बर्दाश्त कर जाएं तो शायद इनकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। लेकिन अगर ये अपना जेज और बच्चों का हक मांग ले तो आप यूँ समझ लें ये तेज़ाब के दरिया से निकल कर जहन्नम में गिर जाती हैं और इनकी रही सही ज़िंदगी भी दुख की दास्तान बन जाती है। ज़ैनब का कहना था, मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे वालिदैन बूढ़े हो चुके थे, बहन भाई अपनी ज़िंदगियों में मगन थे। मेरे पास खुद और अपनी बेटी को पालने के लिए कुछ नहीं था। चुनाचे मैंने बेटी के नानुफ़ के और अपने जेद और ज़ेवरात की वापसी का मुतालबा कर दिया। मेरा साबिक़ ससुराल मुझे अदालत ले गया और मेरी ज़िंदगी अजाब हो गई। मेरा सामना सबसे पहले गंदी नज़रों और फैश इशारों से हुआ। वकील से लेकर जज तक मुझे इजी टारगेट समझते थे और इनकी ख्वाहिश होती थी मैं इन्हें अकेले में मिलूं और ये पूरी फुर्सत में मुझे कानून की बारीकियां समझाएं। ये मुझे बार बार चक्कर लगवाते थे। मैं सुबह 8 बजे कचहरी जाती थी और अदालत बंद होने तक बरामदों में जलील होती थी। मुझे अपने वकील को अदालत तक लाने के लिए भी ठीक ठाक पापड़ बेलने पड़ते थे। मेरा वकील आ जाता था तो दूसरा वकील गैर हाजिर हो जाता था और यूं तारीख पर तारीख पड़ती चली गई। मुझे अदालत में अपने जेज की रसीदें भी जमा करानी पड़ती। इसके बगैर केस नहीं हो सकता था और दुनिया का कौन सा वालिद या भाई होगा जो शादी से पहले ये सोचकर जेज खरीदेगा कि इसकी बहन या बेटी को तलाक होगी। लिहाजा वो एक एक चीज़ की रसीद ले और ऐसे अपने पास महफूज भी रखे। चुनाचे मुझे अपनी एक एक चीज़ याद भी करनी पड़ी और दुकानदारों से मिन्नत करके इसकी रसीदें भी लेनी पड़ी। हमारे ज़्यादातर दुकानदार टैक्स नहीं देते, चुनाचे ये पक्की रसीदें नहीं देते और इन्हें अगर ये रसीदें तलाक याफ्ता औरत को 4-5 साल बाद देनी पड़ जाएं तो आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए इसका क्या बनेगा। लिहाजा मुझे रसीदों के लिए भी खुआरी बर्दाश्त करनी पड़ी। रसीदों के बाद नया खेल शुरू हो गया। मेरे साबिक़ खामद के वकील ने क्लेम कर दिया हमें जेज मिला ही नहीं था और ये तमाम रसीदें जेली हैं। लिहाजा मुझे हुक्म दिया गया आप रसीदों की तस्दीक के लिए दुकानदारों को अदालत में लेकर आएं। ये कैसे मुमकिन था? क्या कोई औरत दुकानदार को रसीदों की तस्दीक के लिए बार बार अदालत ला सकती है? और इस आलम में कि केस बार बार मुलतवी हो रहा और तारीखें भी पड़ रही हों, मुझे इसके लिए भी तवील खुआरी बर्दाश्त करनी पड़ी। अदालत का प्रोसीजर है बच्चों की कस्टडी और अखराजात के लिए माँ तलाक याफ्ता औरत को अदालत में साबित करना पड़ता है बच्चों का बाप माली तौर पर बच्चों के अखराजात बर्दाश्त करने के काबिल है, जबकि मुखालफ पार्टी अदालत में खुद को गरीब साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है।
आप यकीन करें, एक तलाक याफ्ता औरत अगर खुद को बेच भी दे तो भी ये अपने साबिक खामद को खुशहाल साबित नहीं कर सकती। मुझे भी अपने साबिक खामद को खुशहाल और अपनी बेटी का खर्च उठाने के काबिल साबित करने के लिए 8 साल लग गए। बहरहाल 8 साल की कोशिश के बाद अदालत ने मेरे खामद को बच्ची के अखराजात अदा करने का हुक्म दे दिया। मेरे साबिक खामद ने बच्ची के अखराजात ऑडिटर जनरल ऑफिस AG ऑफिस में जमा करा दिए। मैंने शौक का सांस लिया, लेकिन बाद में पता चला मैं एक अजाब के बाद दूसरे अजाब में आ गई हूँ। मुझे अब ये रकम लेने के लिए बार बार वेरिफिकेशन के लिए अदालत जाना पड़ेगा और फिर स्टेट बैंक और मुतलका बैंक से इजाज़त लेनी पड़ेगी। मैंने ये भी किया और इस अमल में ख्वारी भी होती रही, रिश्वत भी देनी पड़ती थी और हर माह 15 दिन भी ज़ाया हो जाते थे। यूं ये रकम आधी रह जाती थी और मैं इस सारे अमल में खर्च होकर रह गई। मेरी बेटी अदालतों में बड़ी हुई, ये पढ़ नहीं सकी, मेरी शादी की उम्र भी निकल गई और मैं बेशुमार जिस्मानी और ज़हनी मसाइल का शिकार भी होगी। ज़ैनब का कहना था, आप चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करें, ये मेहरबानी फरमाकर इस सिस्टम को आसान बना दें। मैंने ज़ैनब से पूछा, ये सिस्टम कैसे आसान बन सकता है? इसका कहना था, चीफ जस्टिस जेज की रकम की हद तय कर दे, तलाक के बाद ये रकम हर सूरत औरत को मिलेगी और कोई अदालत और कोई वकील इस हद के लिए कोई रसीद कोई कागज नहीं मांगेगा। दूसरा, तलाक के बाद जेज पुलिस की निगरानी में साबिक खावंद के घर से निकाला जाए, औरत को रकम और जेज की अशिया के लिए भी बहुत ख्वारी बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये सिस्टम भी आसान बना दिया जाए, बच्चों के अखराजात का तयन औरत की बजाय FBR और नादरा से करवाया जाए। FBR बाप के सासों का तखमीना लगाए और इसके ऑफिस से प्ले स्लिप मंगवाए और 15 दिन के अंदर ये तखमीना अदालत में भिजवा दे। औरत को इससे बरी और जुम्मा करार दे दिया जाए। खुदारा एक तलाक याफ्ता माँ को इस ख्वारी से बचाएं, ये कैसे साबित करेगी कि इसके साबिक खामद के एहसास से कितने हैं या ये बच्चों की जिम्मेदारी उठा सकता है या नहीं। दूसरा, बाप अखराजात बराह रास्त औरत या बच्चों के अकाउंट में जमा कराए या ये अदालत में जमा करा दे। चीफ जस्टिस मेहरबानी फरमाकर AG ऑफिस को दरमियान से निकाल दे। वहाँ बहुत ख्वारी होती है। तलाक और खुला के मुकदमात की मुद्दत तय है, लेकिन जज और वकला इसकी परवाह नहीं करते। वकील जानबूझकर अल्तवा ले लेते हैं। जज साहब अगर जोर दे तो वकला बार को इन्वॉल्व कर लेते हैं और यूं जज दबाव में आ जाते हैं। चीफ जस्टिस साहब तलाक और खुला के मुकदमात की मुद्दत असरनो तय कर दें और जजों को पाबंद बना दे। अगर उन्होंने इस मुद्दत में फैसला ना किया तो इनकी प्रमोशन नहीं होगी। चीफ जस्टिस साहब एक ही बार पूरे मुल्क में आयली मुकदमात की फहरिस्त भी तैयार करा लें और फिर जज साहबान से पूछे, ये मुकदमात इतने सालों बल्कि दहाइयों से क्यों ज़ेर अल्तवा हैं, और फिर इसके बाद अगले 6 माह में मुकदमात के फैसलों का हुक्म जारी कर दे ताकि दुखी औरतें सुख का सांस ले सके। और ज़ैनब की आखिरी तजवीज़ भी थी चीफ जस्टिस AG ऑफिस से भी फरिश्ते बनवा ले, इनके पास अखराजात के कितने केस हैं और खवातीन को कितने दिनों में पैसे मिल रहे हैं और इन्हें हर माह वेरिफिकेशन क्यों करवानी पड़ती है, ये अमल इतना लंबा क्यों है। चीफ जस्टिस ये फैसले देकर भी हैरान रह जाएंगे। ज़ैनब की कहानी में इन 2.25 करोड़ खवातीन के दुख और तकलीफें हैं जो मुल्क में तलाक के अमल से गुजरी। उनकी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा मुश्किल और तकलीफ देह हो गई। मेरी चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त है, आप मेहरबानी फरमाकर चंद मिनट इस इशू को दे दें। आपको करोड़ों खवातीन और बच्चे दुआएं देंगे और दुआएं और वो वैद नेमत है जिनकी बादशाह और चीफ जस्टिस साहबान को भी ज़रूरत होती है।